राजस्थान का एक सुनसान गांव रंगीलापुर, जहां सदियों से होली का रंग उड़ा ही नहीं। एक खौफनाक राज छुपा है इस गांव के सीने में। कोई नहीं जानता कि होली खेलना क्यों मना है। बस इतना पता है कि रंगों का नाम लेने से भी रक्तिका का साया लौट सकता है। आज होली के पहले दिन गांव के कोने कोने में यही शोर है, होली नहीं खेलनी वरना वो लौट आएगी। आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि पूर्व साल की तरह ही इस साल भी होली नहीं खेलनी है। रंगों से दूरी बनाकर रखनी है वरना रक्तिका आ जाएगी। भाई, ये रक्तिका को होली से क्या प्रॉब्लम है, आज तक समझ ही नहीं आया। भैया, हो सकता है उसे कलर से एलर्जी हो। अबे वो भूतनी है, तेरी बुआ की बेटी नहीं कि उसे एलर्जी होगी। दो बच्चे डर के मारे आंखें चुराए चुपके चुपके बातें करते, उनके दिल में रक्तिका का खौफ साफ दिख रहा है। एक बात तो है, रक्तिका के चक्कर में मैं पापा की पिटाई से बच जाता हूँ। वो कैसे? पापा थप्पड़ मारेंगे तो गाल लाल होगा, लाल रंग देखते ही रक्तिका आ जाएगी। गांव के लोग जैसे किसी अनदेखे साए से लड़ रहे हों, पूरे गांव को घेरे में बांध रहे हैं ताकि कोई होली का रंग लेकर अंदर ना घुस जाए। एक खामोश जंग छिड़ चुकी है रक्तिका के खौफ के खिलाफ। गांव के नौजवान जैसे किसी शैतानी ताकत के खिलाफ मोर्चा लिए घूम रहे हैं। कोई रंग नहीं, कोई होली नहीं। तभी प्रीति देखती है कि एक नशेड़ी नशे में धुत होली के रंगों से सराबोर होकर गांव की सीमा के पास खड़ा है। अरे रुक जाओ, इस सीमा को पार मत करना। क्यों, ये गांव तुम्हारे बाप का है क्या? रुक जाओ वरना रक्तिका आ जाएगी। तो मैं डरता हूं क्या? प्रीति उस नशेड़ी को रोकने की कोशिश करती है। प्रीति खड़ी रह जाती है, उसकी आंखें खून से लाल, जैसे कोई रूह उसके जिस्म में घुस चुकी हो। वो उसका गला दबोच लेती है और वो नशेड़ी मारा जाता है। प्रीति भी बेहोश होकर गिर पड़ती है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। पानी के छींटे से प्रीति होश में आती है। प्रीति, तुम्हें क्या हुआ? तुमने उसे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। नशेड़ी की लाश देखकर प्रीति का दिल डर से कांप उठता है। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। प्रीति को देखकर गांव वाले चुपके से चर्चा करने लगते हैं। लगता है रक्तिका का साया लौट आया है। प्रीति सफेद कपड़े में सर झुकाए खामोश बैठी है। सिंदूर का नाम भी नहीं है उसके माथे पर। तभी प्रशांत आता है, बाहर से चीखता हुआ, प्रीति, प्रीति, प्रीति। प्रीति सुन तो रही है पर खामोश है, सर नीचे किए बैठी है। प्रशांत घर में आता है और देखता है कि उसने सफेद कपड़े पहने हैं, सिंदूर भी मिटा दिया है। प्रीति, प्रीति, प्रीति। प्रीति चुप है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? प्रीति गुस्से से उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें खून सी लाल थीं। मुझे रंग पसंद नहीं। ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? मेरे जिंदा होते हुए भी सिंदूर मिटा दिया तुमने। मुझे रंग पसंद नहीं। ठीक है, कलरफुल साड़ी मत पहनो, लेकिन सिंदूर तो लगा लो। जैसे ही वो सिंदूर का डिब्बा हाथ में लेता है, प्रीति का हाथ खुद ही लंबा होकर उसे छीन लेता है। मैंने कहा ना, मुझे रंग से नफरत है। ये देखकर प्रशांत का दिल डर से धड़कने लगता है। वो चीखता हुआ भागता है, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। क्या हुआ भैया? घर में भाभी है, फिर क्यों डर के भाग रहे हो? अरे भाभी नहीं, भूतनी है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, 20 फुट लंबा हो गया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर रक्तिका की आत्मा आ गई है। सच सच बताओ भैया, फिर आज पी कर आए हो ना? तभी 2 फीट का हाथ 20 फीट का दिखाई दे रहा है। खुद जाकर देख लो, अभी भी उतना ही बड़ा हाथ होगा। बबली घर के अंदर जाती है और देखती है कि प्रीति बेहोश पड़ी हुई है। भैया जल्दी आओ, भाभी बेहोश पड़ी हुई है।
ये सुनकर प्रशांत प्रीति के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, जिससे प्रीति होश में आ जाती है। मैंने सफेद साड़ी क्यों पहनी है? साड़ी तो सफेद पहनी है तुमने, ऊपर से सिंदूर भी नहीं लगाया है। सॉरी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे खुद अजीब लग रहा है। प्रशांत, बबली और उनके माता पिता प्रीति के इस रूह कपाने वाले व्यवहार पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर रक्तिका की आत्मा आ गई है। सबसे पहले उस नशेड़ी को मार दिया इसने। कल घर में मुझे भी मारने के मूड में ही थी, तभी तो पहले से ही सिंदूर मिटा लिया था। भैया, ये सब तुम्हारा भ्रम है। मेरा नहीं, तुम्हारा भ्रम है। जब तुम उसका खतरनाक रूप देखोगी ना, तभी तुम्हारा भ्रम टूटेगा। हाँ, जब भी खतरनाक रूप में आए तुम एक फोटो क्लिक कर लेना, ताकि मैं भी तो देखूं। बेटा, टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द एक तांत्रिक को बुलाता हूं, वही सच बताएंगे। हाँ हाँ, बुलाइए, वरना ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। गांव में एक पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है, जहां प्रशांत और प्रीति भी मेहमान के रूप में शामिल हैं। वेलकम टू आवर पेंटिंग कंपटीशन। आज के इवेंट में अपनी क्रिएटिविटी और रंगों का जादू दिखाइए और पाइए शानदार इनाम। जैसे ही पहली पंक्ति का एक कंटेस्टेंट कलर का डब्बा खोलता है, प्रीति की आंखें खून सी लाल हो जाती हैं। सब लोग डर कर उसकी तरफ देखते हैं। प्रीति उस कंटेस्टेंट का गला पकड़कर मार देती है। प्रशांत उसके शैतानी रूप का फोटो खींच लेता है। फोटो में प्रीति नहीं, एक भूतनी का चेहरा दिखता है। प्रशांत, बबली और उनके माँ बाप, हर कोई कांप रहा है। घर में कोई भी कलर यूज मत करना, वरना वो मार देगी। उसने मुझे खुद बताया था कि कलर से उसे नफरत है। ये कैसे संभव होगा कि कोई कलर यूज नहीं करेगा? ऐसे में तो किसी की शादी ही नहीं होगी, उसमें भी तो सिंदूर लगाना होता है ना। कोई उपाय निकालना पड़ेगा। अगर ये पता चल जाए कि ये किसकी फोटो है, फिर इसका कुछ समाधान निकाला जाएगा। एक मेरे मित्र हैं जिनके पूर्वज राज परिवार में अभिलेखपाल थे। उनके पास अभी भी उस समय के लोगों की तस्वीरें हैं। रक्तिका की कहानी भी सदियों पुरानी है। अगर ये उसकी तस्वीर होगी तो पता चल जाएगा। प्रशांत और उसके पापा बैठे हैं। अभिलेखपाल पुरानी तस्वीरें दिखा रहा है। प्रशांत हर तस्वीर को गौर से देखता है, लेकिन उसके फोन की फोटो से कोई भी तस्वीर मैच नहीं करती। इसमें से कोई तस्वीर नहीं है। प्रशांत और उसके पापा निराश होकर लौटने लगते हैं। तभी अभिलेखपाल अंदर से चिल्लाता है, बेटा प्रशांत, एक तस्वीर नीचे गिर गई थी, जरा ये देखना। प्रशांत देखते ही चीख उठता है, हाँ अंकल, यही है। ये किसकी तस्वीर है? बेटा, ये रक्तिका की तस्वीर है। यह सुनकर सबका दिल डर से कांप उठता है। पूरे गांव में यह खौफनाक ऐलान गूंजता है कि रक्तिका का साया लौट आया है। सब लोग संभल कर रहें, कोई भी रंग का इस्तेमाल ना करे, सिंदूर भी ना लगाए, कोई रंगीन कपड़े ना पहने, वरना अपने घर वालों को सफेद कपड़ा पहनाना पड़ेगा। घर में बैठी प्रीति यह ऐलान सुनती है और एक डरावनी, रूह कपाने वाली हंसी के साथ हंस पड़ती है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। श्रेया वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भागती कहां से? वहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने कांपते हुए पलट कर देखा। एक बहुत ही डरावनी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसका आधा चेहरा चाकुओं के हमले से जख्मी था, पेट से भी खून निकल रहा था, आंखें लाल चमक रही थी। तभी उसने देखा कि एक दूसरी लड़की पेड़ पर रस्सी से फांसी पर लटकी झूल रही है। उसको देखते ही श्रेया की आंखें खुल गई। क्या हुआ श्रेया? एक लड़की बहुत ही भयानक थी और एक दूसरी लड़की मैंने पेड़ पर फांसी से लटकती हुई देखी। रिलैक्स,
वो सिर्फ एक सपना था। शिखा प्रेम के साथ बालकनी में खड़ी हुई थी। शिखा, आखिर कब तक हम ऐसे ही एक दूसरे से मिलते रहेंगे? तुम मुझे अपने मम्मी पापा से कब मिलवाओगी? मिलवाऊंगी बाबा, तुमको इतनी जल्दी क्या है? पहले कुछ ऐसा करो जिससे मेरे पेरेंट्स पर तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। अरे मैंने कहा तो, कल मैं अपना के स्ट्रीट वाला फ्लैट तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। सच में? शिखा खुश होकर उसके गले लग गई। तभी उसने महसूस किया कि प्रेम की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी। प्रेम, छोड़ो मुझे, इट्स हर्टिंग। तू एक नंबर की कमीनी लड़की है। इतना सुनकर शिखा तेजी से उससे अलग हो गई। प्रेम का चेहरा बहुत भयानक हो चुका था। उसने अगले ही पल शिखा की गर्दन पकड़ ली। सुबह मोबाइल की रिंग सुनकर रिहान और श्रेया की आंख खुल गई। हाँ बोलो, तल पड़े। सर, जंगल में एक लाश पड़ी फांसी पर लटकी हुई पाई गई है। मैंने उसका फोटो आपको भेज दिया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये सुनकर रिहान ने कॉल कट कर दिया और जैसे ही उसने फोटो ओपन किया, श्रेया उसको देखते ही पहचान गई। ये वही लड़की है जिसको मैंने सपने में देखा था, ठीक इसी तरह पेड़ पर लटकते हुए। अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैं आज ही अपनी फ्रेंड प्रियंका से बात करता हूँ। वो पैरानॉर्मल सोसाइटी की मेंबर है, वो इस मैटर में हमारी मदद कर सकती है। रिहान ने उसी टाइम प्रियंका को कॉल करके सब कुछ बता दिया और उसने अगले दिन उनके घर आने के लिए कह दिया। उस रात भी श्रेया को फिर से एक सपना दिखाई दिया। कल ये मरेगा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? लवीना गेस्ट हाउस। इतना कहकर वो अचानक से श्रेया के करीब आ गई। क्या हुआ बेबी? क्या आज भी तुमने कोई बुरा सपना देखा? इस बार उसने मुझे एक लड़का दिखाया। उसने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी हुई थी और इस बार उसने किसी लवीना गेस्ट हाउस का नाम लिया। लवीना गेस्ट हाउस? उस टाइम सुबह के 5 बजे थे। तभी रिहान का मोबाइल बजने लगा। सर, आज फिर से जंगल में एक लाश फांसी पर लटकी हुई मिली है, लेकिन इस बार कोई लड़का है। यह सुनकर रिहान का सर चकरा गया। मैं अभी वहां पहुंचता हूं, फिलहाल तुम मुझे उसकी फोटो भेजो। रिहान ने कॉल कट करके उसकी फोटो श्रेया को दिखाई, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। ये वही लड़का है जिसको मैंने अभी अभी सपने में देखा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज प्रियंका हमारे घर आ रही है, वही अब हमारी मदद कर सकती है। तुम्हारे सपनों से इस केस का क्या कनेक्शन है, अब वो ही बता पाएगी। दोपहर में प्रियंका उनके घर आई और उसने श्रेया के मुंह से सब कुछ शुरू से सुना। श्रेया, उसने अपना नाम नहीं बताया, उसकी जगह लवीना गेस्ट हाउस का नाम लिया। इसका मतलब वो चाहती है कि हम वहां जाएं। यह सुनकर रिहान ने जरा भी देर नहीं की और उसी टाइम श्रेया और प्रियंका को साथ लिए वो लवीना गेस्ट हाउस पहुंच गया। गेस्ट हाउस के मैनेजर और मालिक दोनों की ही पुलिस को देखकर हालत खराब हो गई। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पिछले 4 दिनों में ये आपके गेस्ट हाउस में ठहरे थे। सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हम नहीं जानते ये लोग कौन है। रिहान उनके हाव भाव से समझ चुका था कि वो कुछ छिपा रहे थे। ये मेरी बीवी श्रेया है। इसको कई रातों से एक लड़की की आत्मा सपने में नजर आती है और इस बार उस आत्मा ने तुम्हारे गेस्ट हाउस का नाम बताया है। अरे आप लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? आज रात सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम उस आत्मा को बुलाकर उससे बात करेंगे, वो ही सब कुछ बताएगी। उसकी बात सुनकर मैनेजर और मालिक दोनों डर गए थे, लेकिन क्योंकि रिहान एक पुलिस इंस्पेक्टर था, इसीलिए उन दोनों की उसको मना करने की हिम्मत नहीं हुई। रात को प्रियंका ने उस लड़की की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अगर कोई आत्मा इस गेस्ट हाउस में मौजूद है तो वो हमारे सामने आए। उसने कई बार इस तरह से उसको पुकारा और तभी वो भयानक लड़की सबकी आंखों के सामने आ गई।
तुम्हारा नाम क्या है? उन लोगों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है जिनकी लाशें जंगल में पाई गई? मेरा नाम मेघना है। मैं यहाँ 1 हफ्ते पहले अपने बॉयफ्रेंड मयंक के साथ आई थी। मैंने देखा कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, तो वो बालकनी में जाकर बात करने लगा। उस टाइम मैं चुपके से उसकी बातें सुनने लगी। अरे सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। शादी होते ही मेघना की सारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सेदार मैं बन जाऊंगा और फिर उसके मर्डर के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में। तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने चाकू उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और मुझसे चाकू छीनकर मेरे चेहरे पर कई बार हमला किया। उसके बाद उसने वही चाकू मेरे पेट में मार डाला। तभी वहां मेरी चीख सुनकर मालिक और मैनेजर आ पहुंचे। ये तुमने क्या किया? हमारे गेस्ट हाउस में मर्डर? मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर इसको अभी छोड़ दिया तो हो सकता है जब ये पुलिस के हाथ लगे तो पुलिस को हमारे गेस्ट हाउस का पता लग जाए। इन दोनों ने मयंक को भी मार डाला और फिर हम दोनों की लाशें अपने गेस्ट हाउस के गार्डन में दफना दी। मयंक की आत्मा उसी टाइम जहन्नुम में चली गई, लेकिन मेरी आत्मा तभी से यहाँ भटक रही है और यहाँ आने वाले उन सभी लोगों को मैं मार रही थी जो कि मयंक की तरह ही धोखेबाज थे। श्रेया के सपनों में भी मैं सिर्फ इसलिए आती थी कि इंस्पेक्टर रेहान तक अपनी बात पहुंचा सकूं। ये कहकर वो चुप हो गई और मालिक वहां से भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मेघना उनके पीछे लग गई और दोनों को जोर जोर से दीवार पर उसने दोनों को छोड़ दिया। उनके सरों से खून निकलने लगा था। इस हालत में वो दोनों बाहर निकलकर गेट की तरफ भागे। मेघना की आत्मा हवा में उड़ी और उन दोनों को भी हवा में उठाकर गेट की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। अब वो गेट के ठीक ऊपर थी। हमें माफ कर दो। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? छोड़ दूं? लो, छोड़ दिया। तभी उसने दोनों को छोड़ दिया। गेट के नुकीले सरिये उनके सीने के आर पार हो गए और उनकी लाशें उस पर झूलने लगी। मेरा बदला पूरा हुआ। मेरा अंतिम संस्कार जरूर करवा देना। कहकर वो वहां से गायब हो गई। रेहान ने उसी रात अपनी टीम को बुलाकर मेघना की लाश को गार्डन से निकलवाया और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया।